हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज का जो विषय है ये सजेस्ट किया था ज्योत्सना मदान जी ने। इन्होंने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके ये विषय सजेस्ट किया था। काफ़ी अच्छा विषय है, तो इस विषय को मैंने सोचा कि आज रीडिंग के लिए लेता हूँ। विषय है कि क्या आप अपने पार्टनर की वजह से अगर शेल में हैं तो क्या करें। अगर आप एक बंधन महसूस कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, सिंपली कर देता हूँ इस टॉपिक को, कि अगर आप अपने पार्टनर, अब पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर हो या लव पार्टनर हो, कोई भी हो, उसकी वजह से एक बंधन महसूस करते हैं, एक ऐसा दायरा जिसमें से आप बाहर निकल ही नहीं पा रहे, फंस गए हैं या फंसा हुआ फील कर रहे हैं, कर रही हैं, तो आज की ये रीडिंग आपके लिए, आपको ये जरूर देखनी चाहिए। आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है। तीनों पाइल्स के सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। आज की तीनों पाइल्स के लिए 3 अलग अलग टैरो डेक्स को ही सिंबॉलिक्स के रूप में लिया गया है। राइडर वाइट पाइल नंबर 1, मर्साइल डेक पाइल नंबर 2 और थोथ डेक पाइल नंबर 3। 3 टैरो डेक्स के जो सिंबॉलिक्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर एक साथ शॉट किए जा रहे हैं। तीनों में से जो आपको अच्छा लगे, एक फील देता हो या पसंद आ जाए, उसे अपनी पाइल मान लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग जनरल है और टाइमलेस है, तो जब से आप इसको देख रहे हैं ये वहाँ से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर देगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर केवल मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने राइडर वाइट के डेक को चूज़ किया था, मेरे बगल में लगा दिया गया है और मेरे हाथ में भी राइडर वाइट डेक है। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है कि अपने पार्टनर की वजह से अगर आप एक शेल में हैं, एक बंधन महसूस करते हैं, कैद महसूस करते हैं, तो क्या करना चाहिए, टैरो की क्या गाइडेंस है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है स्ट्रेंथ। सेकेंड पोजीशन आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 2 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है पेज ऑफ वॉन्ड्स। और आपके लिए अंतिम में लास्ट कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए 5 कार्ड्स अपीयर हो चुके हैं। ट्रेडिशनल टैरो डेक राइडर वाइट, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, इसलिए इसको ट्रेडिशनल कहते हैं, क्योंकि टैरो कार्ड में ये एक तरीके से प्रारंभिक डेक मानी जाती है। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। चलिए, सबसे पहली चीज़ आप समझें कि प्रेजेंट टाइम में जिस सिचुएशन में आप हैं, तो जैसा कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में दिखता है कि प्रेजेंट टाइम में आप, जैसा आज की हमारी रीडिंग है कि आज आप मतलब अपने आप को एक शेल में समझते हैं या एक शेल में आप फील कर रहे हैं, एक तरह का बंधन जिसे तोड़ने की उत्कंठा मुझे दिखती तो है, लेकिन आप तोड़ें कैसे, क्योंकि आपके कई प्रयास मुझे विफल होते दिख रहे हैं। और कई बार आपने सिचुएशन को अंडरस्टूड करने की, उसमें एक तरह से टॉलरेंस करने की कोशिश करी है, काफ़ी एडजस्टमेंट करने का प्रयास भी किया है, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा। यहाँ अभी भी मतलब इसको मैं कहूँ तो बड़े लंबे समय से देख रहा हूँ, तो वहाँ से लेकर के यहाँ तक में, यानी कि अब आपके लाइफ में तो कई साल हो गए हैं, तो पिछले कई सालों से लेकर के आज की डेट तक अगर देखें तो अभी आप शुरुआती दौर में ही मुझे नज़र आते हैं। और ये जो शुरुआती दौर है, यहाँ से आगे निकलने की बिल्कुल हाँ संभावना है, लेकिन उस संभावना को पार करने, उस संभावना को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको अकेले आगे बढ़ना होगा। किसी भी वजह से अगर आप इस रिलेशन में किसी की वजह से कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, चाहे वो आपके बच्चे ही क्यों ना हो, अब बच्चों से ज़्यादा वैल्यूएबल तो कोई नहीं है, बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी में चली जाएंगी। माता पिता, भाई बहन, बाकी सब सेकेंडरी में जाएंगे।
तो अगर आप बच्चों की, अच्छा ऐसा नहीं है कि ये रीडिंग सिर्फ महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी हो सकती है कि वे भी परेशान हो अपने पार्टनर से तो कुछ भी हो सकता है दुनिया में आजकल। तो अगर आप इस समस्या से निकलना चाहते हैं तो आपको पहले खुद पर ध्यान देना होगा। कितना भी किसी से प्यार हो उसे सेकेंडरी पर लाना ही होगा। आप जब तक प्रायोरिटी पर नहीं आ जाती, तब तक आप इस समस्या से आगे निकलने की पोजीशन नहीं एक्वायर कर पाएंगे। हाँ, जरूर इस समस्या से निकला जा सकता है, इस शेल से, इस कैद से, इस बंधन को तोड़ा जा सकता है। इस पूरे सिचुएशन को, इस पूरे रिलेशन को एक नया मोड़ भी दिया जा सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन उसके लिए तैयारी आपको पहले करनी होगी, और इस तैयारी में आपका सबसे पहला कदम यह होगा कि आप अपने लिए काम करना शुरू करें, ना कि दूसरे के लिए। और एक बार आपने अगर अपने लिए निर्णय लेना सीख लिया, यहाँ पर एक प्रशिक्षु आप दिखते हैं। प्रशिक्षु मीन्स अप्रेंटिस, सीखने वाला पर्सन, सीखने वाली पर्सन। सबसे पहले आपको सीखना होगा कि आप अपने लिए निर्णय कैसे लें। कोशिश करें तो हो जाएगा, हम प्रयास करें तो शायद ऐसा हो, फिर वैसा हो, फिर वैसा हो, ये सब तो बहुत बार सोच लिया ना, कुछ तो हुआ नहीं। तो अब छोड़ दो सब कुछ। जैसे इसको इजी करें, एक बहुत महान वायलिन वादक हुए थे। वायलिन होता है ना, बजाते हैं ऐसे ऐसे करके, हाथ में ऐसे लेकर के ऐसे ऐसे बजाते हैं। तो वो, उनका नाम था बीथोवन। उनके बारे में कहावत प्रचलित है, कहते हैं लोग कि वे सिखाते भी थे और अपने स्टूडेंट्स से डबल चार्ज करते थे अगर वो पहले कहीं सीख करके आया हुआ है। तो जब कोई सीखने आता तो पूछते कि वायलिन सीखा है कहीं? वो कहते हाँ मैंने फला इंस्टीट्यूट से सीखा है। तो कहते डबल चार्ज लगेगा। और जिसने कभी नहीं सीखा, जिसको वायलिन पकड़नी भी नहीं आती है, उसको कहते कि तुम्हारे लिए नॉर्मल चार्जेस हैं। तो किसी ने उनसे पूछा कि भाई जो सीख करके आ रहा है उससे डबल क्यों लेते हो? तो कहते जो सीखा है उसको भुलाना पड़ेगा। मैं कहूँगा ऐसे पकड़ो, वो कहता नहीं मेरे को तो ऐसे पकड़ना बताया गया, सारी दुनिया ऐसे पकड़ती है। तो उस पर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो अभी मुझे वही आपके साथ करना पड़ रहा है भूल जाइए सब, सारी योजनाएं मिट्टी में डाल दीजिए, सारे प्लान्स को हटा दीजिए, सब साइड कर दीजिए और एकदम फ्रेश बन जाइए, एकदम नए प्रशिक्षु। प्रशिक्षु मतलब सीखने वाला पर्सन। एकदम फ्रेश माइंड में आ जाइए, उलीझ दीजिए। उलीझना मतलब सब निकाल कर फेंक दीजिए बाहर, जो भी दिमाग में है अभी। अब सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको यहां से अगर सचमुच इस शेल प्रॉब्लम से, इस कैद से, इस बंधन से सचमुच निकलना है, तो आपको सबसे पहले अपने लिए निर्णय लेना सीखना पड़ेगा। जब आप अपने लिए निर्णय लेते हैं तो हो सकता है उसका प्रभाव सराउंडिंग में कई लोगों पर या किसी एक पर पड़े, इसकी परवाह बंद करनी होगी। जब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कोई नई चीज़ सिखाई है, जब वो मारना सीख जाते हैं तो वो किसी को भी मारते हैं, है ना। छोटे बच्चे होते हैं, देखा होगा, सबको एक थप्पड़ सबको मारते हैं, मम्मी को भी, पापा को भी, पड़ोसी को भी, पापा के दोस्त आए उसको भी, जो मिला सबको मार रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अभी अभी मारना सीखा है। तो बिल्कुल आपको वही करना है, छोटे बच्चे की तरह। बिल्कुल इसकी परवाह नहीं करने के सामने वाले के दिल पर क्या बीतेगी। समझ गए ना इसका मतलब, इस इशारे का? हाँ जी। अगर ये सीख गए तो यहां से निकलना एक्चुअली संभव होगा। अब मुझे ओरेकल कार्ड्स लेने पड़ेंगे क्योंकि आगे की इंफॉर्मेशन वो देंगे। बस ये यही बता रहे थे, कह रहे थे हाँ बिल्कुल निकलने की पॉसिबिलिटी है। आपने साथ रहकर, साथ देकर, साथ निभाकर, मतलब अब ठीक है, अब इतनी सारी चीज़ें बोलने की क्या ज़रूरत है, सब कुछ कर लिया ना, तो काम तो आया नहीं। अब वो करिए जो बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अपने लिए निर्णय लीजिए, निर्णय लेना सीखिए। किसी के भी दिल के टूटने, किसी का भी दिल दुखने की बिल्कुल परवाह मत कीजिए, कोई भी हो, एनी वन। ओरेकल से पहला कार्ड आपके लिए है देवी दुर्गा। देवी दुर्गा अकेली चली गई थी राक्षसों से लड़ने के लिए, अकेली, एकदम अकेली। अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ें तो उसमें शुरुआत में ही आता है, जब दुर्गा जी का प्रादुर्भाव हुआ तो वे पहले तो अकेली ही चली गई थी। तो अकेले आगे बढ़ने की हिम्मत अगर करें तो बहुत कुछ हो सकता है। दूसरा कार्ड अपीयर हुआ है माता ललिता त्रिपुर सुंदरी का। माता ललिता त्रिपुर सुंदरी को इस पूरे यूनिवर्स और जो भी मल्टीवर्स वगैरह जो भी हैं, सबकी अधिष्ठात्री माना जाता है। काफ, कार्ड नंबर 3, हमारे शरीर की एक दशा होती है। 4th पोजीशन पर माता सरस्वती। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है तमस। बहुत बढ़िया।
तो ओरेकल कार्ड्स कहते हैं कि आपको यहाँ पर सरस्वती कहती हैं कि पहले शुरुआत सरस्वती माता से, कहती हैं कि एक बुद्धिमत्ता का परिचय देना होगा और उस बुद्धिमत्ता के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को जीतना होगा। आप अगर अपने लिए स्वयं के लिए कठोर निर्णय ले सकते हैं तो इस सिचुएशन से बाहर हो सकते हैं, लेकिन स्वयं के लिए अगर कठोर निर्णय नहीं ले सकते तो इस सिचुएशन में फंसे रहना आपने अपनी नियति बनाई है, आपकी नियति नहीं है, ये आपने बनाई है। अब यहाँ पर कठोर निर्णय लेने के लिए जब आप अपने लिए, जैसा मैंने कहा ना, आपको अपने लिए डिसीजन लेना सीखना होगा। जब आप अपने लिए फैसला करते हैं या करेंगे या करेंगी तो आपको अपने ही अंदर एक गिल्ट, काफ्का कार्ड कहता है खुद में एक गिल्ट आनी शुरू होगी कि मैं शायद दुनिया का सबसे गलत काम करने जा रही हूँ, या मैंने डिसाइड किया है मैं गलत काम करूँगा, वट एवर आपका जेंडर जो हो उसके हिसाब से। तो यहाँ पर आपको इस तरह की फीलिंग के साथ कैरी करना है, छूटना नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं बोलने वाला था कि हटाओ ये फीलिंग क्या है, नहीं, कुछ हटा तो सकते नहीं है। बोलने को तो बोला जा सके, मोटिवेशनल स्पीकर हर बार बोलते हैं कि नेगेटिविटी मत लाओ, नेगेटिविटी मत लाओ। अगर एक बार सोचने से ना आए या एक बार कहने से हट जाए तो फिर आगे दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना कि नेगेटिविटी से बचे, क्योंकि नेगेटिविटी तो हमारे चाहे बिना आ जाती है। अब ऐसा थोड़ी ना करते हैं कि अच्छा दोपहर में कितना बज गया, 12 बज गया, चलो जी नेगेटिव सोचने का टाइम हुआ, ऐसा तो कोई करता नहीं है, अपने आप आ रही होती है, ऑटोमेटिक प्रोसेस। तो ऐसे ही गिल्ट ऑटोमेटिक प्रोसेस के तहत आएगी, उसे आने दीजिए, उससे बिल्कुल झगड़िए मत, आने दीजिए, वो गिल्ट बनने दीजिए। उस गिल्ट के बावजूद आप अपने लिए निर्णय जब लेना, एक बार लेना शुरू करेंगे कि हाँ मुझे खुद डिसाइड करना है कि मैं इस सिचुएशन को कैसे तोड़ूं, तो आपको सबसे पहले अपने आप में गिल्ट आएगी कि आप अपने लिए सेल्फिश होकर निर्णय ले रहे हैं या ले रही हैं, और उसके बाद आपको उस सिचुएशन में एक बार फाइट करनी होगी। एक हिंदी की कविता है, उस कविता की एक लाइन बड़ी प्यारी सी याद आ रही है, महाराणा प्रताप से संबंधित है। हालांकि ये महाराणा प्रताप के लिए नहीं कही गई है, ये हमारे लिए कही गई है। हम जो महाराणा प्रताप को अपना आदर्श मानते हैं उनके लिए। इस लाइन में कहा गया है कि तू भी है राणा का वंशज, चल फेंक जहां तक भाला जाए, लगाओ ताकत जोर से और फेंको जहां तक जा सकता है भाला। सिंबॉलिक है, सिंबल मतलब एक तरह से समझिए तो ये प्रेरित करती है कविता की लाइन कि तुम राणा के ही वंशज हो। वंशज हो का मतलब तुम्हारी ही मिट्टी, तुम्हारी ही धरती पर, इसी देश में तो हुए और तुम इस देश के अगर हो तो इस देश की मिट्टी का वो अवयव, मिट्टी का वो तत्व तुम्हारे अंदर है जो राणा के अंदर था। तो तू भी है राणा का वंशज, चल फेंक जहां तक भाला जाए, जहां तक जाता है फेंको, जितना ताकत है फेंको, इसकी परवाह मत करो यहां तक जाएगा या वहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा पता नहीं, बस फेंको। तो मामला इसमें नहीं है कि कहां तक जाएगा, मामला इसमें है कि फेंकना है। तो ऐसे ही आपको निर्णय लेना है पहली चीज, और निर्णय लेने के बाद अगली चीज जो करनी है वही सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा, वो अगली चीज कभी भी नहीं कर पाएंगे अगर आपने पहला काम नहीं किया। खुद के लिए निर्णय लेने की तैयारी, दूसरा क्या सोचेगा, दूसरे के दिमाग में क्या आएगा, दूसरे लोग इस चीज को किस तरह से लेंगे, इसकी बिल्कुल परवाह रत्ती भर भी नहीं करनी है। बिना सोचे समझे निर्णय लेने के लिए तैयार, और अब अड़ा दीजिए पैर दरवाजे में कि अब तो ये दरवाजा खोलकर ही रहेंगे चाहे जो हो जाए। एक बार जब आप ऐसा काम शुरू करते हैं तो आपका विरोध होगा आपको क्या लगेगा, मैं कहूंगा दरवाजा खुल जाएगा? आपका विरोध होगा, पुरजोर विरोध होगा। आपको बस डटे रहना है और अब की बार पीछे नहीं हटना। आपको याद कराया जाएगा, आपको ध्यान कराया जाएगा कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर हैं। हो सकता है, जरूरी नहीं आपके लाइफ पार्टनर कराएं। यहाँ पर देवी दुर्गा का कार्ड मुझे जो इन्फॉर्मेशन देता है, कहती कि बहुत अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाएगी और बहुत सारे आईने दिखाए जाएंगे तुम्हें, जो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई को न दिखाकर तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हर प्रयास करते जाएंगे। तो लोग आपको ऐसी चीज़ें बोलेंगे, ऐसे ताने मारेंगे, ऐसा कुछ आपको याद कराएंगे जो आपको गिल्ट में डाले। वो गिल्ट जो आपको ऑटोमेटिक आया था उससे बड़ा गिल्ट। एक बार आपने भाला मारने के लिए, भाला फेंकने के लिए हाथ उठा लिया तो फेंक के ही दम लेना है, और फेंक दिया तो भाला तो गिरेगा कहीं ना कहीं, और गिरेगा, और अगर सामने शत्रु है तो किसी को तो लगेगा ही लगेगा, और लगेगा तो दर्द होगा, और जब दूसरे को दर्द होता है तो बड़ी जोर की छटपटाहट होती है।
अपने को खुद को दर्द हो तो लोग बड़ा छटपटाते हैं। तो आपको क्या करना है कि उन विरोधों के बावजूद आपको बस डटे रहना है, रुके रहना है, अड़े रहना है और कदम पीछे हटाने से रोक देना है। अगर आप ये कर ले जाते हैं तो ललिता त्रिपुर सुंदरी माता कहती हैं कि अगर ये कर लेते हो तो एक नई दुनिया तुम्हारी बननी शुरू होगी, और जब वो बननी शुरू होगी तो उसके स्वामी या स्वामिनी होगे तुम, और तुम्हारे जरिए वो जो नया बनेगा उसका प्रारूप कैसा होगा ये तुम्हें निर्धारित करना है। लेकिन अपने आत्मसम्मान स्वाभिमान को ऊपर रखकर जो तुमसे नीचे हैं उन्हें नीचे दबाकर खड़े हो जाना है, रुकना नहीं है। थोड़ा सा कठिन लाइन आई थी, इसको ठीक से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कहती हैं कि एक नया एनवायरनमेंट बनना शुरू होगा। अगर अड़ा दिया पैर और अब पीछे हटने से मना कर दिया कि अब आर या पार जो होना है हो जाए। जरूरी नहीं कि रिलेशन तोड़ने के लिए कहा जा रहा है। मुझे नहीं पता आप इसमें क्या निर्णय लेंगे, मुझे नहीं पता आप किस तरह से पैर अड़ाएंगे, मुझे नहीं पता आप वो राणा का भाला कैसे और कहाँ किसके ऊपर फेंकेंगे, किस दिशा में, ये आपको करना है। मैं तो सिर्फ आपको एक सराउंडिंग गाइड दे रहा हूँ टैरो से। तो देवी कहती हैं कि तब एक नई एनवायरनमेंट बननी शुरू होगी आपके लिए, और उस एनवायरनमेंट के मालिक आप होंगे। फिर डिज़ाइन आप करिए, इंजीनियरिंग आप करिए कि मुझे क्या चाहिए, कैसे चाहिए, लेकिन दृढ़ता दिखानी होगी और कंप्रोमाइज से बिल्कुल मना कर देना होगा। एक बार जब कंप्रोमाइजनेस से आपने मना कर दिया कि नहीं जी अब कोई समझौता नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, अब तो यही होकर रहेगा, तो उस सिचुएशन में सरस्वती कहती हैं फिर आपकी बुद्धि का विकास होगा। जैसे कि अगर अभी तक का देखें तो एक पागलपन के काम को करने के लिए, ठीक है ये शब्द भी बुरे नहीं हैं जो कि माता सरस्वती कहती कि अगर अभी तक के पूरे मामले को देखा जाए तो एक पागलपन का काम करने के लिए आगे बढ़ोगे, और जब इस काम को करने के लिए आगे बढ़ोगे तो एक बार आगे बढ़ गए और उस सिचुएशन में पहुंच गए जहां एक्चुअली चाहिए पहुंचना, तब बुद्धि का विकास होगा, तब चक्षु खुल जाएंगे। भगवान राम को जब वनवास हुआ था तो वे अपने साथ रथ लेकर नहीं गए, नौकर चाकर लेकर भी नहीं गए, आभूषण भी नहीं ले गए, सब धर दिया। आभूषण धर दिया मतलब रुपया पैसा जो भी उस समय था, सोना वोना सब रख दिया, कुछ भी नहीं ले गए, लेकिन अपने साथ शस्त्र लेकर गए, अपने धनुष, तीर और तलवार को भी साथ ले गए। भगवान राम के बारे में अगर वाल्मीकि रामायण को आप पढ़ें तो उसमें है कि भगवान राम का जो स्वरूप है उसमें धनुष, बाण और कमर पर तलवार लटकी हुई है। ठीक है, टीवी सीरियल में सिर्फ धनुष बाण से लड़ते हुए दिखाते हैं, वरना भगवान राम मल्टीपल वेपन से लड़ते थे। ऐसा नहीं खाली धनुष बाण ही चलाते थे, कई चीज़ों से लड़ते थे। धनुष बाण तो मेन था, और भी चीज़ें थी, क्योंकि शस्त्रधारियों में वे सबसे महान माने गए हैं और उनके पास सबसे ज़्यादा वेपन्स थे, सबसे ज़्यादा शस्त्र वही रखते थे। तभी तो भगवान कृष्ण ने कहा था ना, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। तो देवी कहती हैं कि फिर चक्षु खुलेंगे। अभी चक्षु खुले नहीं हैं, चक्षु मतलब आँखें, अभी आंखें खुली नहीं हैं। अभी तो बस एक जिद में आगे बढ़ना है, जिद पर अड़े रहना है, और जिद की वजह से कुछ नया बनना शुरू होगा। और जब वो जिद की वजह से नया बनना शुरू होगा तब आंखें खुलेंगी, और तब आप देखोगे कि अब, क्योंकि वो देवी कहती है ना कि फिर आप डिज़ाइन करोगे, इंजीनियरिंग आपको करनी है कि कैसी दुनिया बनानी अपनी। तो देवी कहती हैं कि जब चक्षु खुलेंगे और आंखें खुलेंगी तब समझ में आएगा कि जो बुरा है वो बुरा नहीं, जो अच्छा है वो अच्छा नहीं, और जो अच्छाई और बुराई के बीच में है वो तो कहीं टिकता ही नहीं। इसको मुझे एक्सप्लेन नहीं करने के लिए कहा है, मैं करने वाला था। मेरी इंट्यूशन है, जो देवी से मेरी वार्तालाप है उसमें है कि इसे एक्सप्लेन नहीं करना, इसे ऐसे ही समझने दो, क्योंकि ये एक कोड लाइन हो सकती है किसी किसी के लिए या हर एक के लिए, और आप इसका एक्सप्लेनेशन खुद निकालें। कंफ्यूज हैं तो रिपीट 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 सुनिए जो कहा मैंने, मैं उसको अब दोबारा नहीं बोलने वाला, क्योंकि वो उनकी लाइन थी और उसके आगे के लिए मना ही है। और उस समय आपको बस एक चीज़ को ध्यान में रखना है, वो है कि गिल्ट, अपराध बोध, कि मैंने कुछ गलत किया। हाँ ठीक है गलत किया, क्योंकि ये गलत ही नेसेसरी था, ये आवश्यक था गलत करना, अति आवश्यक था। ये सोच में आ जाइए। भगवान राम ने जब, हो गई रीडिंग आपकी, भगवान राम ने जब रावण को मार दिया तो उनको ब्रह्म हत्या लगी, क्योंकि रावण ब्रह्मा जी के एक लाइन होती ना जिसको ब्राह्मण कहते हैं, उस लाइन में था, क्योंकि महर्षि उसके पिता थे, एक ऋषि की संतान था वो।
तो एक हिसाब से वो ब्राह्मण भी था, और ब्राह्मण इसलिए भी था क्योंकि पांडित्य कर्म भी करता था। लंका के जो समुद्र था उसके तट पर भगवान राम के लिए उसने पूजा भी कराई थी। नहीं पता तो आपको मैं बता देता हूँ, भगवान राम ने पूजा कराने के लिए वहाँ पर एक पूजा करानी थी भगवान राम को, कभी इसकी कहानी सुनाऊंगा। तो पुरोहित चाहिए था। अब वहाँ समुद्र किनारे पुरोहित कहाँ मिलता, लंका में आ चुके थे, भारत छोड़कर उतनी दूर जा चुके थे, तो फिर पुरोहित कहाँ मिलता। तो फिर रावण को ही पुरोहित के रूप में बुलाया था उन्होंने, और रावण आकर के पूजा भी कराया था। इसकी कहानी है, कभी सुनाऊंगा। तो इस तरह से चूंकि वो पुरोहित था तो वो ब्राह्मण था, और लेकिन राक्षस भी था, तो उसको मारकर ब्रह्म हत्या का पाप भगवान राम को लगना ही लगना था। और वे ये जानते थे, ऐसा नहीं कि लग गया, वे जानते थे कि इसको मारूंगा तो ब्रह्म हत्या लगेगी, लेकिन वो नेसेसरी था, जरूरी था, आवश्यक था, तो उन्होंने मारा, छोड़ा नहीं। तो इसलिए करिए वो चीज़। फाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग यहीं पर क्लोज हुई। आज की रीडिंग थोड़ी सी कठिन थी, मुझे पता है, लेकिन कन्फ्यूज़न हुई है तो दोबारा सुनिएगा, क्लियर हो जाएगी। तो आज की रीडिंग यहीं तक। मुझसे कनेक्ट होने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज की रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने मर्साइल डेक को चूज़ किया था, मेरे बगल में मर्साइल डेक की फ़ोटो लगा दी गई है। ये काफ़ी पुरानी डेक मानी जाती है, फ्रेंच में लिखी गई थी ये, मतलब इस डेक के सारे जो कार्ड्स के नाम वगैरह हैं वो सब फ्रेंच में थे, तो काफ़ी पॉपुलर मानी जाती है। वैसे आजकल ये थोड़ा सा मिलना बंद हो गया है मार्केट में नया कम आ रहा है ये, क्योंकि ज़्यादातर नए रीडर्स इसको, पता नहीं, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि शायद इसको लाइक नहीं कर रहे हैं। पहला कार्ड आपके लिए है जजमेंट। वैसे मुझे मर्साइल डेक बहुत पसंद है और उससे मैं रीडिंग अभी भी करता हूँ। सेकंड कार्ड आपके लिए है 3 ऑफ पेंटिकल्स। जब लाइव सेशन करता हूँ तो उसमें मर्साइल डेक रखता हूँ मैं। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है क्वीन ऑफ कप्स, और आपके लिए अंतिम में लास्ट कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज एस ऑफ पेंटिकल्स। आज का हमारा टॉपिक है कि बंधन मुक्त कैसे हों अगर आपके पार्टनर ने आपको एक बंधक बना करके रखा है, या एक ऐसी सिचुएशन उसने क्रिएट कर दी है कि आप फंस गए। आप पुरुष हों, महिला हों, कोई भी हो, आपके लिए ये रीडिंग है। पाइल नंबर 2, प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी सॉफ्टनेस ने आपको मार के रखा है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा, और ये आप जानते होंगे, और आप अपनी सॉफ्टनेस से ओवरकम कर नहीं पा रहे हैं। यूज़ हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, हो रही हैं, हो रहे हैं और होने दे रहे हैं। कई बार कुछ लोगों ने आपकी पास्ट में मदद करने की कोशिश करी, लेकिन आप अपनी मदद को आगे नहीं बढ़े, इस वजह से सिचुएशन में अभी भी ऐसे हैं। हालांकि इस चीज़ को ज़रूर कहूँगा कि आपने अपने आप को, अब थोड़ा सा बुरा कहना पड़ रहा है, कि इस सिचुएशन के लिए काफ़ी जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में टर्न आउट आप खुद हुए, और आपने ही अपने आप को इस सिचुएशन में फंस जाने दिया, क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस जो शुरुआत में बन सकता था वो आपने नहीं किया। खैर कोई बात नहीं है, अभी प्रेजेंट सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, और वो ये करना है कि एक योजना बना करके काम करनी है, सॉफ्टनेस के साथ काम करना है, ईजी तरीके से आगे बढ़ना है। इसमें अब मुझे ओरेकल डेक की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि तब पूरी डिटेल आएगी। आज की जो रीडिंग है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है, कुछ कठिन वाक्य आपके सामने आ सकते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि रीडिंग को दोबारा ज़रूर सुन लीजिएगा, ताकि वो चीज़ क्लियर हो जाए। जैसे अभी पाइल नंबर 1 के लिए लास्ट में माता सरस्वती ने कुछ कोडेड मैसेज भेज दिया था जिसे मुझे डिकोड नहीं करने दिया गया, तो मैंने डिकोड भी नहीं किया। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है कुंडलिनी। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है ध्यान। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए है यम। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है क्रिया, और लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज वात। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आपको एक ऐसी सिचुएशन बनानी है जो ऑटोमेटिकली आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल ले। हो सकता है मेरी बातें सुनकर आप कहें कि अरे ये कहाँ पॉसिबल है, ये तो असंभव सी बात है, आप कैसे कह रहे हो। हाँ जी, मुझे भी पता है, मुझे भी बोलते हुए ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा मुश्किल आ रहा है, लेकिन मैं वही बताता हूँ जो देखता हूँ, और मैं कई बार ऐसी रीडिंग्स को भी कर रहा होता हूँ जिसकी मीनिंग को मैं कभी कभी नहीं समझता, क्योंकि जो ये बता रहे हैं बहुत बेहतर बताते हैं मुझसे, और आपसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं। अच्छा जी, अब समझें एक एक करके। सबसे पहले आपको अपने अंदर एक संकल्प की शक्ति लेकर के आनी है। अंदर से एक संकल्प लेकर के आइए। कोई विद्रोह नहीं करना, कोई झगड़ा नहीं करना, कोई लड़ाई नहीं करना, कोई जिद नहीं करनी। सिर्फ एक संकल्प की शक्ति लाइए
कि मुझे इस सिचुएशन से खुद को निकाल के बाहर कर देना है। इस सिचुएशन से खुद को निकाल कर बाहर करने के लिए आपको बस पहला काम अपनी मेंटेलिटी में परिवर्तन लाना है। अगर आप अपनी मानसिक दशा को बाहर निकाल पाए, जैसे कई बार सुना होगा, कहते हैं कि अगर कोई कैदी है तो वो उसके दिमाग को हम अगर कैद कर लें तो हमें उसे बांध कर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पुराने टाइम में गुलामों को ऐसे ही रखा जाता था। आपने कभी कभी मुझे थोड़ा बोलने में अच्छा नहीं लगता लेकिन बताने पड़ता है। अगर कभी आपको वो अफ्रीका के लोग दिखते हों, टीवी पर ही दिखे, तो देखिए कितने मोटे तगड़े हट्टे कट्टे होते हैं। हम जैसों को तो मार दें तो शायद, या अंग्रेज़ों को, अगर ब्रिटिश अंग्रेज़ है ना, ब्रिटिश, तो अगर ब्रिटिश को एक मुक्का मार दें तो वो शायद 2-3 दिन के बाद उठें। लेकिन उन हल्के फुल्के पतले दुबले गोरे ब्रिटिशर्स ने उन भारी भरकम मोटे मोटे पहलवान लोगों को गुलाम बना लिया था। कैसे बना लिया था? क्योंकि एक ह्यूमन मेंटेलिटी होती है जो एडजस्ट करता चला जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपको किसी एक सिचुएशन के लिए बाधित कर दे, बाध्य कर दे, जिसको कहते हैं ना कि परेशान कर दे कि यही करना है, तो हमारा माइंड उस सिचुएशन को अडॉप्ट कर लेता है। इस चीज़ के बारे में अटल जी ने भी, जो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी कहा था इमरजेंसी के टाइम के लिए, जब उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि उस समय की सरकार ने आपको झुकने को कहा, जो प्रेस था उस समय का, मीडिया, उसके लिए कहा था कि उस समय की सरकार ने आपको झुकने के लिए कहा और आप रेंगने लगे। तो मीडिया ने इमरजेंसी की मेंटेलिटी को इस तरह से उस समय अडॉप्ट कर लिया था कि वो सचमुच रेंगना शुरू कर दिया था। तो बहुत कुछ हो गया था। खैर, अब उस चीज़ पर मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा। मेरे विचार बहुत अच्छे नहीं हैं उन लोगों के बारे में। खैर, तो यहाँ आपको अपनी मेंटेलिटी में एक स्टेबिलिटी, एक मेंटेनेंस लेकर आनी है। सिर्फ मानसिक तौर पर पहले अपने आप को इस बंधन से मुक्त मान लीजिए। मानसिक तौर पे सिर्फ सोचिए, ये वो वाली सिचुएशन है कि जेल में बंद एक कैदी ये सोचे कि नहीं, मैं बंद नहीं हूं, मैं तो आज़ाद व्यक्ति हूं, मैं तो फ्री हूं। सरदार भगत सिंह शायद इसी मेंटेलिटी की वजह से फांसी पर चढ़ गए। आपको फांसी पर चढ़ना नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं। सरदार भगत सिंह कहीं डरे नहीं, कभी उनको कहीं हमें कोई ऐसा वो नहीं मिलता कि वो डर गए हों, दुखी हों, परेशान हों। वो अलग बात है कि कुछ ऐसे भी नेता हमारे थे जेल में जो लेटर टू डॉटर, बेटी को चिट्ठी लिख रहे थे, कुर्सी मेज लगी थी, अखबार आ रहे थे, नाश्ता पानी खाना पीना सब चल रहा था, तो बिल्कुल 5 स्टार जैसी व्यवस्था उनके लिए जेल में हो रही थी, और उनको स्वतंत्रता सेनानी भी बता दिया गया किताबों में। तो वो अलग बात है। सब जान गए होंगे कौन है भाई साहब। सबको पता है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। विजनरी आदमी थे। लेकिन एक मेंटेलिटी लेकर के आनी है जहां पर आपको अपने आप को फ्री फील करना शुरू कर देना है कि मैं बंधन में नहीं हूं। अगर आप ये कर देती हैं, अगर आप ये कर देते हैं फ्री फील करना अपने आप को, तो आपका इस सिचुएशन से निकलना हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपके सिचुएशन में? पाइल नंबर 2, आप साइकोलॉजिकल कैद में ज़्यादा हैं, फिजिकल कैद में कम हैं। और आप अपने आप को अगर साइकोलॉजिकली फ्री नहीं कर लेते हैं तो आप अपने आप को फ्री कभी नहीं कर पाएंगे। एक तरीके से समझिए तो ये सेशन आपके लिए काउंसलिंग जैसा है, इसलिए इसको समझिए। यहाँ आपको क्या करना है कि पहला काम अपने आप को एक किसी मेडिटेशन में डालिए। अगर आप नहीं करते हैं तो बैठिए और एक मेडिटेशन करिए। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोस के लिंक दे रहा हूं जो मेडिटेशन पर मैंने बनाए थे। हर एक वीडियो में 5-5 विधियां दी हैं। 5 तो कुल मिला के 2 वीडियो में 10 विधियां हो गई। 10 में से कोई भी एक विधि चुन लीजिए और अपने लिए करिए, लेकिन रेगुलर। अब रेगुलर करने में भी ना एक कंसिस्टेंसी लेकर के आना है मेडिटेशन में, ये जरूरी है। ध्यान का कार्ड है जो कहता है मेडिटेशन, और यम का कार्ड है जो कहता है मेडिटेशन। ये 2 कहते कहते मेडिटेशन जरूरी है, क्योंकि मेडिटेशन के बिना आप अपने मन को नहीं जीत सकते। और उसके लिए एक फिक्स टाइमिंग करिए, रोज उतने बजे या उस समय पर मेडिटेशन शुरू कर दीजिए, तो वो ज़रूरी है। अगर वो आप करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा कि वो जो मेंटेलिटी है फ्रीडम वाली, अब आप कहेंगे हमने तो कई बार सोच लिया, हमने तो कई बार अपने मन को तैयार किया, लेकिन बार बार हमारा मन अलग हो जाता है, बार बार हमारी घबराहट आ जाती है, बार बार वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये जो मेडिटेशन की प्रक्रिया है ये उस चीज़ को ऑटोमेट कर देगी, और जब तक वो ऑटोमेट नहीं होता तब तक आप इस बंधन से बाहर नहीं निकल सकते। कई बार बोलना पड़ रहा है, थोड़ा सा मुझे ये बोलने में बताने में अजीब लगेगा ज़रूर, लेकिन मैं बता रहा हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे कपल होते हैं जो सचमुच अपने पार्टनर को किसी तरह का हैरेसमेंट नहीं कर रहे। ज़रूरी नहीं ये जो बोल रहा हूँ ये आपसे रिलेट करे, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। हैरेस नहीं कर रहे या बंधन में नहीं बांधा है, लेकिन फिर भी उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड अगर ध्यान दें तो अपने पार्टनर की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं कर रहे होते।
एक ने यानी ए ने बी को कोई बंधन नहीं दिया है, लेकिन बी ने अपने आप को एक बंधन में बना लिया है। आपने देखा होगा ऐसे कपल्स होते हैं, मिल जाते हैं। तो जरूरी नहीं, मैंने कहा ये आपसे मैच करे, आपकी सिचुएशन अलग हो सकती, हो सकता है आपका पार्टनर आपको बंधन में डाल रहा हो या डाल रही हो, आपके पार्टनर ने आपके लिए एक साइकोलॉजिकल बैरियर बना दिया हो, एक ऐसी सिचुएशन जहां से आप सचमुच बाहर नहीं निकल सकते। तो जब तक एक संकल्प चाहिए सबसे पहला, ये ऐसा नहीं है कि आपने मेडिटेशन कर लिया तो मेडिटेशन से बाहर हो जाएंगे, नहीं निकल पाएंगे मेडिटेशन से, करते रहिए सालों, कुछ नहीं होगा। एक संकल्प की जरूरत है। जब एक संकल्प कर लेते हैं, और संकल्प किस चीज के लिए, कि मुझे इस सिचुएशन से निकल जाना है, मैं इस सिचुएशन में अब नहीं रहना चाहती, मैं इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहता, मुझे यहाँ से बाहर जाना है और मैं अपने आप को फ्री फील करना शुरू कर रहा हूँ, ये संकल्प है। फ्री फील कर रही हूँ, यह संकल्प है। इस संकल्प के साथ आपको फिर मेडिटेशन में जाना है। मेडिटेशन इस चीज को 2 महीने के अंदर ऑटोमेट कर देगा। यह संकल्प आपके अंदर एक फ्रीडम को ले आएगा, जहां पर आप अपने आप को एक फ्री पर्सन की तरह फील करेंगे। और फिर आता है वाता का कार्ड, जो कहता है ये सारा मामला एक उस गुब्बारे की तरह है जिसे बस सुई चुभाइए और फूट जाएगा। मैंने पहले कहा था कि ये जो रीडिंग है, जो आ रहा है, मैं वो आपको बता दूंगा। आपकी सिचुएशन में पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा दिखता है कि आपने अपने आप को एक गुब्बारे में बंद कर दिया है जिसे आप फोड़ नहीं रहे हैं। सिर्फ सुई चुभाने की देर है और फूट जाएगा। लेकिन अभी जब तक आप संकल्प में नहीं आते, मेडिटेशन करके अपने माइंड को एक ऑटोमेटेड सिचुएशन में नहीं ले जाते, सुई चुभाने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि वो सुई चुभाना भी फॉल्स है, नकली सुई चुभा रहे हैं आप, जो असल में हाथ में है ही नहीं। सिर्फ जैसे मेरे हाथ में सुई नहीं है और मैं कहूँ नहीं जी मैं तो सुई पकड़ रखी है, मैं भोंक दूंगा, क्या पकड़ रखा है, कुछ भी नहीं। तो ये आपकी सिचुएशन अभी वो है, हाथ में कुछ नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं मैं तो भोंक दूंगा, फोड़ दूंगा इस गुब्बारे को, या फोड़ दूंगी ये गुब्बारा। नहीं फूटेगा ये गुब्बारा। इसके लिए एक ओरिजिनल सुई चाहिए। वो आपको मिलेगी कैसे? इस प्रक्रिया से मिलेगी। और असल में आप जब इस बबल को फोड़ें या फोड़ेंगी तो उसके बाद होने वाली जो हलचल है वो झकझोरेगी। ऐसा नहीं है जब गुब्बारा फटता है तो धड़ाम की आवाज होती है ना, लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, अरे क्या हो गया। तो ऐसा ही कुछ होगा। और उस सिचुएशन के लिए आप अगर तैयार नहीं हैं, एक कैदी ने जेल का दरवाजा तोड़ दिया, धड़ाम की आवाज हुई, पीट कर उसको फिर बंद कर देंगे जेलर साहब या 4 जो भी सिपाही हैं। धड़ाम की आवाज होने के बाद उस कैदी में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि अब वो बाकी की बाहर की सिचुएशन का सामना कर सके। तो वो सिचुएशन का सामना करने की प्रिपरेशन आपको यहां से मिल जाएगी। और तब आप अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए ना सिर्फ एबल होंगे मेंटली, बल्कि फिजिकली और साइकोलॉजिकली सब कुछ, और फिर आप निकल जाएंगे। तो यहाँ पर निकलने की प्रक्रिया यही है। इस चीज़ को करिए और इसी से आप बाहर हो पाएंगे, अपने इस शेल से, अपनी इस कैद से। तो पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग यहीं पर क्लोज होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने थोथ टैरो डेक को चूज़ किया था, मेरे बगल में लगा दिया गया है। अलास्टर क्राउली की ये टैरो डेक मानी जाती है। थोथ एक हिब्रू वर्ड है। हिब्रू इज़राइल की भाषा है। इज़राइल कंट्री नाम सुना होगा आपने, उनकी भाषा है हिब्रू। कार्ड नंबर 1 आपके लिए पेयर हुआ है द मून। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 7 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पोजीशन पर 6 ऑफ सोर्ड। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 7 ऑफ सोर्ड। और लास्ट कार्ड आपके लिए है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप भाई इस सिचुएशन में हैं क्यों? मेरा कार्ड तो यही कह रहा है यार आपने तो जानबूझकर खुद को फंसा लिया है यहाँ पर, और फिर कह रहे हैं कि हम तो फंस गए। बुरा मत मानिए, जो आ रहा है वो बता रहा हूँ। मुझे बताता है पाइल नंबर 3 कि आप में से ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्होंने सामना नहीं किया। पाइल नंबर 3 आप में से ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्होंने मान लिया कि सिचुएशन ख़राब है। पाइल नंबर 3 आप में से ऐसे लोग ज़्यादा हैं जिन्होंने मान लिया कि हाँ बाधाएं हैं और हम इसको पार नहीं कर सकते। और आपने न सिर्फ अपने आप को इस सिचुएशन में फंसाया, बल्कि अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए खुद के लिए फॉल्स आर्गूमेंट्स बना ली। आपने खुद को जस्टिफाई कर रखा, आपने अपने लिए फॉल्स आर्गूमेंट्स बना रखे हैं।
अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इस सिचुएशन से कभी नहीं निकल सकते। आपको ये चीज़ करने से अपने आप को बचाना होगा। आपके निकलने की जो संभावना है, अगर हम टाइमलाइन की बात करें कि आप कितने समय में इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर जो टाइमलाइन आपके लिए होगी 2 महीने की है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 में कोई टाइमलाइन नहीं आई थी। यहाँ टाइमलाइन आती है 2 महीने के अंदर आप अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप इस सिचुएशन से निकलना ही नहीं चाहते। आपको तो मज़ा आने लगा है, बुरा मत मानिएगा शब्दों पर, लेकिन मेरे पास यही आ रहा है कि आप इस सिचुएशन को एक तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। भले आप परेशान हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, कुछ भी हैं, लेकिन आपने अपने आप को इस सिचुएशन में जानबूझकर फंसा दिया है। मुझे दुख हो रहा है आपकी सिचुएशन को देख करके। अभी मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। पहला कार्ड ओरेकल से आपके लिए है मणिपुर। कार्ड नंबर मणिपुर। मणिपुर तीसरा चक्र होता है। पहला मूलाधार, स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर, और मणिपुर ही भय का चक्र होता है। जब भय लगता है, हवा टाइट हो जाती है, भयंकर वाला डर लगता है, तो पेट में क्रम्सेस होते हैं, मरोड़ उठते हैं, क्रैम्प्स उठते हैं ना, पेट मरोड़ने लगता है। पेट नहीं मरोड़ रहा होता, स्वाधिष्ठान चक्र थोड़ा सा सिकुड़ता है, उसी से पेट में मरोड़ उठता है। ये भय का चक्र है। दूसरा कार्ड आपके लिए कृष्ण। थर्ड नंबर पर आपके लिए है कर्म। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है स्वाधिष्ठान, और आपके लिए अंतिम कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है ध्यान। अब इस चीज़ को समझ लें। अगर आप अपनी सिचुएशन में खुद फंस गए हैं और आपने अपने आप को स्वयं ही फंसा दिया है, लेकिन आप अवेयर नहीं हैं या उस सिचुएशन को भूल गए हैं जब आपने अपने लिए खुद गड्ढे खोदे, ठीक है ये शब्द, चलिए, जब आपने अपने लिए खुद गड्ढे खोदे और आप उसमें कूद गए, तो अब आपको क्या करना है? उस गड्ढे को खोदा आपने था, अब वहाँ से निकल जाइए। प्रॉब्लम है और है और है और है और रहेगी। अब इस प्रॉब्लम को रहने दीजिए, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट मत करिए, इस प्रॉब्लम के साथ निकल जाइए। जैसे मैं कभी कभी कहता हूँ ना एग्जाम्पल में कि भाई कहीं जा रहे हैं, पैर में चोट लग गई, ब्लीडिंग हो गई, तो क्या करिएगा? पैर छोड़ के चले जाइएगा? नहीं ना। या वहाँ बैठेंगे कि जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तब तक यहीं बैठेंगे, अब आगे नहीं जाएंगे? नहीं। चोट लगी है, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा साफ कर लिया, पट्टी बांध ली, व्हाटएवर जो भी किया, साथ में जाएंगे ना पैर को लेकर के, चोट वाला पैर। तो अगर पैर की चोट को हम एक प्रॉब्लम कहें, एक मुसीबत कहें, तो आप क्या कर रहे हैं? उस प्रॉब्लम को कैरी कर रहे हैं। बस यही करना है अपनी प्रॉब्लम के साथ में, कैरी करिए पहले माइंड में कि मुझे इस प्रॉब्लम को हटाना नहीं है। रिजॉल्व करने का काम तो आपने बहुत बार कोशिश कर ली है, हालांकि आपकी सारी कोशिश बचकानी ही थी। मतलब अभी मैं अगर कहूँ तो आपने कभी इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करी है। मेरा कार्ड यही कहता ना, इन्होंने कभी सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करी, बल्कि खुद को जस्टिफाई किया कि ये इस सिचुएशन में क्यों है, इनकी कोई गलती नहीं है, जबकि गलती सारी इनकी है। गलती सारी है आपके, लेकिन आपने अपने आप को जस्टिफाई किया कि नहीं मेरी गलती नहीं है, मैं तो समाज सेवा कर रहा हूँ, मैं तो घर की सेवा कर रहा हूँ, मैं तो परिवार को देख रहा हूँ, मैं तो फलाने को देख रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो फालतू की बातें, बिना फिजूल की। यहां आपको सिर्फ अपने आप को देखना है। थोड़ा फोकस अपने ऊपर कर लीजिए और बाकी सबको छोड़ दीजिए। जैसे छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है आपके छोड़ देने से कुछ लोग औंधे मुंह गिरेंगे, तो उनको गिरने भी दीजिए, उनके दांत भी टूटने दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। इस सिचुएशन में आप एक तरीके से जगलर बने हुए हैं। जगलर देखा है, वो बॉल ऐसे उछालते हैं ना, 3 बॉल को एक साथ। तो आप इस सिचुएशन में एक जगलर बने हुए हैं जिसने 2 सिचुएशंस को एक साथ संभालने की नाकाम कोशिश करी है, और अपनी हर कोशिश की नाकामी को नाकाम कोशिश करी है, और हर कोशिश की नाकामी को अपने ही सिर पर मढ़ दिया है। इस वजह से खुद को खुद की गिल्ट में डालकर इस सिचुएशन में आपने अपने आप को बांध दिया है वस्तुतः। अब यहां से निकलने के लिए पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम, आपको अपने आप को एक डर में लेकर के आना है। हाँ, सही सुन रहे हैं, मैं यही कह रहा हूं। आपको एक भय, एक डर में लेकर के आना है। और डर में किस तरह के लेकर के आना है? जहां वो चीज जो आपका भय है, जो भी है, इस सिचुएशन से निकलने का भी भय है। पकड़ा होगा आपने, कैच कर लिया होगा इस बात को। आपकी वर्तमान सिचुएशन से निकलने का भी एक भय, एक डर है, और कृष्ण कहते हैं कि उस डर को आने देना है, उस डर को रोकना नहीं है। मणिपुर का कार्ड कहता है डरो, डरने में प्रॉब्लम नहीं है, और कृष्ण कहते हैं आने दो उस डर को। जब वो डर सामने आएगा तो उस डर को मैनेज करना बहुत आसान होगा, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जैसे
छोटे बच्चे होते हैं, एक सीढ़ी से जंप करना हो तो नहीं जंप करते हैं, आप उनको बहुत ट्रेंड करते हैं, कूदो, अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। तो बच्चा क्या करता है, डरा हुआ है। एक बार जब वो कूदता है तो क्या करता है बच्चा कि अपने डर का सामना करता है कि ठीक है देखेंगे जो होगा, पहले कूदते हैं, इस डर की वजह से जो आएगा हम उसे झेल लेंगे। और जब बच्चा कूदता है तो पता चलता है कोई डरने वाली बात थी नहीं, कूद जाओ। तो यहां जब आप उस भय के साथ आगे बढ़ जाते हैं तो एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां आपका भय ऑटो कंट्रोल्ड हो जाएगा, आपको करना भी नहीं है, ये ऑटो कंट्रोल होगा, साइड लाइन हो जाएगा। लेकिन यहां आपको अपनी मेंटेलिटी में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा, नीचे आना होगा। यह मजेदार है जो बताने जा रहा हूं। कभी कभी आपने सुना होगा, कहते हैं कि ऊपर उठो अपनी पोजीशन से, सुना होगा ना, मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि आप जिस सिचुएशन में फंसे हो यहां से उठो, बाहर निकलो। मैं कह रहा हूं नीचे हो जाओ और बाहर निकल आओ। कभी कभी झुक के निकल जाते हैं ना, वो देखा होगा आपने, रेलवे क्रॉसिंग बंद होती है, लोग झुक के चले जाते हैं। तो यहां नीचे हो जाना है। नीचे होने का क्या मतलब है, आपके स्वाधिष्ठान चक्र का कार्ड अपेयर हुआ जो कहता है कि आपको अपने बुद्धि के उस हाई स्तर से, उस लेवल पर जहां आप अपनी थिंकिंग को लेकर गए हो, जहां से आप सोच रहे हो, वहां से नीचे उतर जाओ। अगर नीचे उतर गए तो बाहर, क्योंकि फंसे तो वहीं पर हो, क्योंकि फंसाया आपने वहीं पर है, फांस को आपने वहीं फंसा रखा है। अब उस फांस को निकालने के लिए थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, अपने सोचने के तरीके को, अपनी मेंटेलिटी को, अपने स्तर को नीचे ले आइए। इस नीचे लाने में दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप सचमुच निचले स्तर की थिंकिंग करेंगे, गंदी घटिया वाली सोच ले आएंगे, इडियोटिक थॉट्स लाएंगे, इडियोटिक कर्म करने के लिए प्लानिंग करेंगे, करना है। या तो आप नीचे आने पर अपने आप को उस हाई लेवल के साथ डिस्कनेक्ट महसूस करके ये फील कर जाएंगे कि यार सारा रायता तो मैंने ही फैला दिया था, लेकिन ये इस तरह फैल गया कि मैं समेटूं कैसे। अब एक और चीज है, यहां पर वो रायता जो दूसरे ने फैलाया, पार्टनर ने फैलाया, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले रखी है, ओढ़ रखी है, उसे तो छोड़ दो। तो कुल मिलाकर अपने आप को निकालने के लिए ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। और एक बार जब आप बाहर निकलें तो आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, मेल्ट डाउन नहीं होना है, वो गलती नहीं करनी जो आपने पास्ट में करी। इस बार अपोज भी करना है, इस बार प्रॉब्लम्स को साथ लेकर आगे भी बढ़ जाना है। रहने दीजिए प्रॉब्लम्स को, मैंने बताया ना पैर वाला प्रॉब्लम, तो उसको रहने दीजिए। और इस बार आप अपनी समस्या के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो कृष्ण कहते हैं कि जब समस्या के साथ तुम बढ़ जाओगे आगे, तो वो समस्या स्वयं का समाधान खोज लेगी, आपको करना नहीं पड़ेगा। लेकिन पहली प्रॉब्लम है कि उस समस्या के साथ कैरी फॉरवर्ड तो होइए। आप दूर बैठे हैं, समस्या सामने है, बैठे रहिए, समस्या वहां बैठी रहेगी। आ जाइए मैदान में। तो आपको यही करना है। और इस बार आपको पुरानी गलतियां नहीं दोहरानी है, कोई रिबेट नहीं देनी है। अपने से पहले दूसरों के बारे में बहुत बार, मतलब इसकी अगर मैं काउंटिंग कर दूं यहाँ पर तो मिनिमम 20-25 बार तो मिनिमम हो गया। अब इसी से समझ लीजिए 20-25 बार जोड़िएगा उसको, आराम से एक डायरी लेके बैठ जाइए, नोट करते जाइएगा। अगर गलत होगा तो कमेंट में लिख के बता देना इस चीज़ को। इतने सालों में 20-25 तो ये नॉर्मल है, कहता अभी और भी हैं, ठीक है। जिनका साल भर है उन्हीं के 7-8 बार हो गए। साल भर में 7-8 बार हो गए, जिनका साल भर का रिलेशन है, तो उसी से समझ लीजिएगा। तो यहां उस सिचुएशन को वापस कैरी नहीं करना है, और इस बार मेल्ट डाउन नहीं होना, और इस बार ये नहीं करना है कि आप अपने से पहले उनके बारे में या दूसरे के बारे में जरा सा भी सोचें। अगर आप ये करते हैं तो सिचुएशन से बाहर हो जाएंगे। और छोड़ दीजिए जगलिंग, गिरा दीजिए, वो बॉल वाला बताया था ना मैंने, वो गिरा दीजिए, सारी बॉल गिरने दीजिए ज़मीन पर, खो जाने दीजिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले नहीं है हर चीज़ को संभालना, रिलेशन को संभालना किसी और की भी है, उसे भी करने दीजिए। नहीं कर रहे तो फिर देखिए क्या होता है, कभी कभी देखिए क्या होता है। और मेरा कार्ड कहता है कुछ नहीं होगा, चीज़ें ठीक होंगी। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगा। बाय बाय।